हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव काइनेमेटिक पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया जा चुका है, बेसिक वेक्टर मेथड से भी, ग्राफिकली और कैलकुलस की हेल्प से। आज के डिस्कशन में हम किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम पे मूव करने वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशंस डेवलप करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम रिलेटिव फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या है ये थीम, एक बार समझें। मान लीजिए किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को S01 से प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि दूसरे पार्टिकल की पोजीशन को S02 से। यहां पर आप ये मान सकते हैं कि S01 पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसके रिलेटिव हम S02 पोजीशन पर प्लेस्ड पार्टिकल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिलेटिव पॉइंट से अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करें तो क्या आउटकम आएंगे, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए t सेकेंड तक इन पार्टिकल्स को मूव करने दिया जाता है और इन t सेकेंड्स में इन पार्टिकल्स की नई पोजीशन को S1 और S2 से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर ध्यान दें, मैं इन पैरामीटर्स को पोजीशन कह के एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इन्हें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। देन आप डिस्प्लेसमेंट के लिए एक सिंबल S1 और S2 बना के भी इस डिस्कशन को आगे बढ़ा पाएंगे। अब मान लीजिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली u1 है, जबकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी को u2 से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहां ध्यान दें, ये सभी पैरामीटर्स वेक्टर फॉर्म में हैं, सो मैं इन सब पे एक वेक्टर अप्लाई कर रहा हूं। अब आप ध्यान दें कि पहले पार्टिकल के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा जाए, यानी t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया जाए, तो चूंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं और आज केवल उनके रिलेटिव मोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनके केवल रिलेटिव अरेंजमेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं इस फर्स्ट पार्टिकल के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे रहा हूं, आप ध्यान से समझें। v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर इंटू t। यहां पर a1 वेक्टर पहले पार्टिकल के एक्सेलरेशन वेक्टर को कहा जा रहा है, दूसरे पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर को हम a2 वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान दें कि सेकंड पार्टिकल के लिए इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर इंटू t। और अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस के डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूं, तो मुझे जो आउटकम मिलेगा एक बार आप उसे समझें, वो होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू टाइम। यहां पर ध्यान दें, v2 माइनस v1 सेकेंड पार्टिकल की t सेकेंड के बाद की वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, और ठीक इसी तरह u2 माइनस u1 दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस है। a2 माइनस a1 सेकेंड पार्टिकल का फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया एक्सेलरेशन है। अब ध्यान दें कि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक ट्रांसलेटिंग फ्रेम से किसी दूसरे पार्टिकल को जब व्यू किया जाता है तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है। हम जानते हैं कि a1 एक्सेलरेशन से मूव करने वाले पार्टिकल के लिए a2 एक्सेलरेशन से चलने वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 माइनस a1 वेक्टर से दिया जाता है, और ठीक इसी तरह का एक्सप्रेशन वेलोसिटीज के लिए भी दिया जाता है। सो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके ट्रांसलेटिंग फ्रेम
से हमने जो एक क्लिप बना के डिस्कशन किया था एक टॉपिक आपसे, उस टॉपिक को अगर मैं यूज करूं इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन 1 में, तो जो आउटकम मुझे मिलेगा एक बार उसको ध्यान से देखें। ये लेफ्ट टर्म बनेगा v रिलेटिव और ये इक्वल होगा u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी के, यानी किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल के लिए फर्स्ट इक्वेशन को जब लिखा जाएगा तो इक्वेशन का फॉर्मेट वही रहेगा, बस रिलेटिव टर्म्स यूज करने होंगे। सो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल के लिए भी एक्सप्लेन किया जा सकेगा। यहां पर ध्यान दें कि नॉर्मली जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो ग्राउंड फ्रेम से रियलाइजेशन करते हैं। इस इक्वेशन के बनने से हमें यह पता लगता है कि एक ट्रांसलेटिंग फ्रेम में अवेलेबल रह के भी किसी दूसरे पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड हो की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो कुछ इस तरह से एक इक्वेशन दी जा सकती है सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार समझें कि अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा जाए तो उसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। आप ध्यान दें, ये इक्वेशन बनेगी S1 वेक्टर इक्वल टू S01 वेक्टर प्लस U0 वेक्टर T प्लस हाफ A1 वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें, मैंने पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को U1 माना है तो मैं इसे U1 से चेंज कर रहा हूं। कुछ इस तरह से फर्स्ट पार्टिकल के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के टर्म में टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखी जा सकती है और ऐसा ही एक्सप्रेशन सेकंड पार्टिकल के लिए भी लिखा जा सकता है। आप ध्यान दें, सेकंड पार्टिकल के लिए इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। अब अगर हम बिल्कुल पिछली इक्वेशन की तरह सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो जो आउटकम हमें मिलेगा एक बार आप उसे समझें। वो आउटकम होगा S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। अब आप जानते हैं कि S2 वेक्टर दूसरे पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है t सेकंड बाद की और S1 वेक्टर पहले पार्टिकल की t सेकंड बाद की पोजीशन है। सो क्लियरली S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है दूसरे पार्टिकल की पोजीशन को पहले पार्टिकल के रिलेटिव। और ठीक ऐसे ही S02 माइनस S01 को लिखा जा सकता है S0 रिलेटिव वेक्टर। और यही एक्सप्रेशन अगर अगले दो टर्म्स में यूज किया जाए तो हमें मिलेगा, आप ध्यान देते रहें, यह बनेगा U रिलेटिव वेक्टर T प्लस हाफ A रिलेटिव वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से सेकंड इक्वेशन को दिया जा सकता है रिलेटिव पैरामीटर्स में, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिक इक्वेशंस में केवल सभी टर्म्स की जगह रिलेटिव वर्ड यूज करना होगा। हमें सभी पैरामीटर्स रिलेटिव फ्रेम पे लिखने होंगे। सो हम एक पार्टिकल जो कि ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। हमें दोनों पर इक्वेशन को अलग अलग लगा के उनको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस डेरिवेशन से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या दूसरे पार्टिकल को एक्सप्लेन किया जा सकेगा। तो इसका आंसर हाँ में आ रहा है, यह आंसर हमें मिल रहा है कि डायरेक्ट रिलेटिव पैरामीटर्स से इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक बात पे और ध्यान दें, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन हम पता लगा चुके हैं। सेकंड इक्वेशन में एक बात आपको और बता देना चाहूंगा कि जो S वेक्टर और S0 वेक्टर रिलेटिव फ्रेम में आप यूज कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन है। यहां पर आप क्लियरली समझें कि S0 वेक्टर को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद अगर हम इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को एक नया नाम दें और इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में समझें तो आप इसे S रिलेटिव वेक्टर इक्वल टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर के रूप में देख पाएंगे। लेकिन उस केस में आने वाला S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेगा। मैं एक बार उस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यह एक्सप्रेशन होगा S वेक्टर रिलेटिव इक्वल टू U वेक्टर
रिलेटिव टी प्लस हाफ ए वेक्टर रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से इक्वेशन को दिया जा सकता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। और इस फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को देंगे तो आप पहले समझें कि अब एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान दें कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में प्रेजेंट किया गया होता तो ये दो पोजीशन वेक्टर्स नहीं होते। इक्वेशन होती s1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर टी प्लस हाफ a1 वेक्टर टी स्क्वायर और s2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर टी प्लस हाफ a2 टी स्क्वायर। सो इस तरह से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी आप अपनी इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आए, हम ये जानना चाहेंगे कि रिलेटिव फ्रेम में उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी क्या चेंज किया जा सकता है। यहां पर ध्यान दें, यह बात इसीलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम इंडिपेंडेंट है और उसमें वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में वेक्टर्स इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, यहां पर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक बार हम ये देखना चाहेंगे कि क्या थर्ड इक्वेशन को भी डायरेक्ट रिलेटिव पैरामीटर्स में लिखा जा सकेगा। तो ध्यान दें, दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए दी जाने वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी के लिए दी जाने वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी एक बार देखें। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है एस रिलेटिव वेक्टर इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। एक टी मैं कॉमन ले रहा हूं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप समझें। एक हाफ इसके बाहर ले रहा हूं और एक हाफ u रिलेटिव वेक्टर इंटू टी को मैं इस इक्वेशन से अलग कर रहा हूं। अब ध्यान दें, मैंने हाफ u रिलेटिव टी और हाफ u रिलेटिव टी दो पार्ट में इस फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर दिया और सेकेंड टर्म हाफ ए रिलेटिव टी इंटू टी यानी ये यहां पर प्रेजेंट है। अब आप ध्यान दें कि ये जो टर्म हम देख पा रहे हैं इनसाइड ब्रैकेट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इसे v रिलेटिव लिखा जा सकता है। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन बना है s रिलेटिव। s रिलेटिव सिंबल यहां पर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट कर रहा है। इसको आप कुछ इस तरह से समझें कि एक पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है तो हम उसे 2i वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे और दूसरा पार्टिकल अगर y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ है तो उसे हम 2j से प्रेजेंट करेंगे। तो दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पहले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर से प्रेजेंट किया जाएगा। सो इस तरह से इस इक्वेशन में हमने s रिलेटिव वर्ड यूज किया है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहां पर आप ध्यान रखें कि आप पोजीशन के टर्म में भी इस इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी। बस डिफरेंस इतना है कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आप एस रिलेटिव लिख के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि पोजीशन वाली इक्वेशन में इस टर्म को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद ये डिफरेंस एस रिलेटिव से प्रेजेंट होगा, यानी उस इक्वेशन का एस रिलेटिव वेक्टर और इस इक्वेशन का ये डिफरेंस इक्विवेलेंट है। अब अगर मैं इसको v वेक्टर से चेंज करूं तो ये बन जाएगा हाफ v रिलेटिव वेक्टर प्लस u रिलेटिव वेक्टर और t को मैं कॉमन ले रहा हूं। कुछ इस तरह से आप अपनी इक्वेशन को लिख पाएंगे। और एक फाइनल पॉइंट अब यहां पर समझें कि s रिलेटिव इक्वल टू हाफ v रिलेटिव प्लस u रिलेटिव इंटू टी लिखा जा चुका है और हमें मालूम है कि v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी कुछ इस तरह से v और u के रिलेशन को प्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान दें कि अब अगर इस इक्वेशन में बोथ साइड a रिलेटिव वेक्टर से डॉट करने के बाद मैं a रिलेटिव वेक्टर का वैल्यू राइट साइड पुट करूं तो क्या आउटकम आएगा एक बार आप देखें। यह बनेगा a वेक्टर रिलेटिव
डॉट एस वेक्टर रिलेटिव और 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दे रहा हूं इक्वल टू ए वेक्टर रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव वेक्टर प्लस यू रिलेटिव वेक्टर इंटू टी। कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। और अब ए वेक्टर रिलेटिव का वैल्यू अगर राइट साइड में पुट करूं तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, एक बार समझें। ये बन जाएगा 2a रिलेटिव वेक्टर डॉट एस रिलेटिव वेक्टर इक्वल टू वी रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव डिवाइडेड बाय टाइम। ए रिलेटिव का वैल्यू वी रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव बाय टाइम मिलेगा मुझे इस इक्वेशन से, डॉट वी रिलेटिव प्लस यू रिलेटिव इनटू टाइम। और अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये टाइम का टर्म कैंसिल किया जा सकता है और इन दोनों वेक्टर्स को डॉट करने के बाद हमें मालूम है कि राइट साइड का टर्म हमें मिल जाएगा। सो इसे फाइनल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2a रिलेटिव डॉट एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव को वी रिलेटिव स्क्वायर से प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर आप जानते हैं कि ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट करने पर ए मॉड कॉस 0 डिग्री मिलता है, कॉस 0 1 होता है। सो मैं इसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख रहा हूं। इसी प्रकार यू रिलेटिव डॉट होने से यू रिलेटिव स्क्वायर बनेगा। अदर 2 टर्म्स आप समझते हैं कि कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वी रिलेटिव डॉट यू रिलेटिव सॉल्व करने पर वी डॉट यू बनेगा, जबकि यू रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव विद नेगेटिव साइन सॉल्व करने पर इसका एडिसिव इनवर्स बनेगा। सो वी रिलेटिव डॉट यू रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव को कैंसिल कर दिया जा रहा है और अब ये एक्सप्रेशन फाइनली कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिजेंबल करता है, यानी तीनों इक्वेशंस जो हम किसी सिंगल पार्टिकल पर ग्राउंड फ्रेम से अप्लाई करते हैं, अगर उन तीनों इक्वेशंस को किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पर अप्लाई करके देखा जाए तो सभी इक्वेशंस वैलिड होंगी और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी इक्वेशंस को यूज करके वो प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी जिसमें ऑब्जर्वर भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे मूव करता है और पार्टिकल भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे। सो अगर पार्टिकल और ऑब्जर्वर दोनों एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो तो इस तरह की इक्वेशन हमारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगी। सो फर्दर जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जो थ्योरी में पढ़ाई जा रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन को कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इससे पहले, लेकिन रिलेटिव काइनेमेटिक पैरामीटर्स के टर्म में एक बार फिर मैंने इसे बनाया केवल ये कंफर्म कराने के लिए कि एक पार्टिकल के फ्रेम से दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए हम दोनों पर अलग अलग इक्वेशन बनाएं, ये जरूरी नहीं। हम डायरेक्ट इक्वेशन क्रिएट कर पाएंगे और इस तरह से प्रॉब्लम को ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।